ठीक है। तो 18th सेंचुरी इंडिया इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, ये मैं आपको पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं और इसमें पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से। आज की क्लास में इसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा डिटेल में और चलेंगे। तो आई थिंक आपने सबने पहले पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे ही है, लगभग आई थिंक चौथा या पांचवा कुछ लेक्चर होगा मॉडर्न के अंदर, वो आप देख लीजिएगा, उसके बारे में पूरा है। तो हम आगे बढ़ते हैं ये सारा करने में। आज जो हमें इसी को आगे कंटिन्यू करना है, इसी चैप्टर को। अब बात करेंगे चेंजेस एंड इंपैक्ट इन द मिड 18 टू मिड 19 सेंचुरी। ये चैप्टर है हमारा कि क्या चीजें हैं, देखते हैं आप ध्यान से। देखो ध्यान से समझिएगा, पूरा मेंस से रिलेटेड है। प्रीलिम्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे इसमें, लेकिन मेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। 2 दिन चलेगा ये, लगभग 2 हो सकता 3 दिन भी चल जाए। मैंने आपको चार्ट में 2 दिन बोला इसको, बट थोड़ा बड़ा है तो मे भी 3 दिन खिंच जाए। तो 36 डे है, ये टेंटेटिव है, एग्जैक्ट नहीं है। मे बी इसको 36 से 50 डेज भी हो सकते हैं। तो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में हम जो हमारा शेड्यूल चल रहा है वो नहीं बिगाड़ेंगे। चलो देखो, अब इसमें होगा क्या, मैं पहले लाइन बोल देता हूं। व्हेन द कंपनी गेन पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया, गवर्नेंस डीजनरेटेड इनटू अ टूल ऑफ द फॉर द मैक्सिमाइजिंग कंपनीज प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ बीइंग ए व्हीकल फॉर द पब्लिक वेलफेयर। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी मेंस में लिखने के हिसाब से। इस तरह की लाइन जो होती है यूपीएससी में बड़ी अट्रैक्ट करती है कि हाँ भाई अच्छी लाइन लिखी है। तो ये आप बहुत सारी जगह कोट कर सकते हैं इस लाइन को, बहुत सारी जगह जहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल आता है पॉलिटिकली, मान लीजिए किसी भी तरह का मिलिट्री रोल, मान लीजिए कोई भी रोल मान लीजिए, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल किसी भी सोशल, तो आप ये लाइन बहुत अच्छी, इसको आप कोट कर सकते हैं। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कि जब पॉलिटिकल सुप्रीमेसी गेन कर ली तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हो गया भैया कि हमें पैसे कमाना, पब्लिक के तेल लेने, पब्लिक का वेलफेयर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। तो ये लाइन ये बोलना चाह रही है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि इम्पोविशन ऑफ द कॉमन मैन, एक्सप्लोइटेशन पीजन, गरीबी बढ़ती जाएगी, प्रेजेंट आर्टिशन का एक्सप्लोइटेशन होने स्टार्ट हो जाएगा, 100% लगान हो जाएगा। आर्टिशन जो है अपने अंगूठे काट लेंगे, पता है, मैंने आपको बता रखा। ठीक है, तो कई सारी चीजें ऐसे होंगी जो पूरी आर्टिशन इंडस्ट्री को तबाह कर देंगी। बहुत सारी चीजें होने वाली है इस पूरे ड्यूरेशन में, मिड 18 टू मिड 19 सेंचुरी, लगभग 1757, मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद से लेके 1857, मतलब रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट तक, ये पूरा वही ड्यूरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इकोनॉमिक मॉडल रहा होगा उस समय की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उन्होंने क्या मॉडल फॉलो किया इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले तो कि उन्होंने जो भी कंपनी बनाई वो जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई। अब आपको पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने का फायदा क्या है, कि जो भी प्रॉफिट होगा वो जो भी शेयर हो, जितने शेयर ले रखो बढ़ जाएगा, साथ में रिस्क भी है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉफिट प्लस रिस्क दोनों ही आपका डिवाइडेशन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि कंपनी बहुत ज्यादा, जब जॉइंट स्टॉक कंपनी होंगी तो बहुत ज्यादा कंपनी आएंगी। अगर किसी एक बंदे को कंपनी खोलनी 10 बार सोचेगा, लेकिन अगर 1000 लोग को मिलकर कोई कंपनी डालनी है तो इस तरह की कई सारी कंपनी आ जाएगी। तो अब दूसरी बात, ये एक्सप्लोइटेशन उन्होंने किया ही है, वेल्थ यूरोप से जा ही रही है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद और भी जो कॉलोनीज आ रही है, तो उस वेल्थ का इस्तेमाल एक कंपनीज बनाएंगे, वो कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। इन्वेस्ट अगर बाद में करेंगे फिजिकल कैपिटलिज्म के, और उससे पहले मर्चेंट कैपिटलिज्म के अंदर और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के अंदर बहुत ज्यादा इंडिया से पैसा लूटा जाएगा। अभी दिखाता हूं आपको। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बनी, फर्स्ट थिंग, पहला पॉइंट। सेकंड, ग्रांट ऑफ मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली है, कोई दूसरा ट्रेड कर नहीं सकता, सिर्फ उन्हीं की ट्रेड है। तो अब उन्हीं की ट्रेड, आप सोचो देखो, ये वही वाला सिस्टम हो जाएगा जियो वाला, कि जियो ने पहले सारी कंपनी उड़ा दी, अब एयरटेल वोडाफोन किस्मत से बच गई, आइडिया मतलब ये भी जाने वाली थी। सोचो अगर ये चलाते हो, जियो पहले 1 GB फ्री में दो, सिम 100 रुपए की सिम लाओ, कई महीने तो चलाओ। आई थिंक 1 साल तक उसने कुछ पैसा ही नहीं लिया, और अब देखो प्लान उसका। तो अगर सोचो एयरटेल भी खत्म, सब खत्म हो जाएगी, तो फिर जियो इसको 1000-2000 में बेचेगा। आपके पास ऑप्शन क्या है, कोई कंपनी नहीं मार्केट के अंदर। तो ये एक मोनोपोली का एक जो है ड्रॉबैक आगे इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा होगा। इंडियन तो वैसे भी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और क्यों किया मोनोपोली, क्यों करा, उसका रीजन ये टू प्रमोट द फॉरेन ट्रेड और द ब्रिंग होम वेल्दी, मतलब पैसा लेके आओ घर के अंदर वापस जितना ला सकते हो। और मर्चेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी मोर वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल इन द मोनार्क कोर्ट। तो वहीं पे ये था कि इंग्लैंड के जो मोनार्क की जो कोर्ट थी, जो क्वींस का जो कोर्ट था, उसके अंदर मर्चेंट की पावर था, वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाते थे, जैसे उनको करना है बिल्कुल वो, जिस तरह की भी टर्म कंडीशन चाहिए उस तरह की पूरी मिलती थी। मिलिट्री पावर पूरी मिलती थी, आर्मी पूरी मिलती थी, वॉर करने की परमिशन होती थी। ठीक है, दूसरे कोई भी अगर यूरोपियन कंट्री आ रही है तो उसको रोकने की परमिशन होती थी, प्लस वहां कुछ पंगा होता था वो वहां पे प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते। तो इस तरह से कई सारी तरीके से इन लोगों ने यहाँ अपनी मोनोपोली बनाए रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात हो रही है अभी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अच्छा, इसमें एक वर्ड है कि द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द मोनोपोली राइट वर कन्फर्म्ड वाज नोन एज चार्टर एक्ट। आपको पता है चार्टर एक्ट 1833, बहुत सारे चार्टर एक्ट आने वाले अभी, अब जब कल या परसों हमारा जो नया चैप्टर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, उसमें बहुत सारे चार्टर एक्ट है। तो चार्टर एक्ट होता क्या है, चार्टर का मतलब होता है रिटन ग्रांट इशूड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर पॉइंट है। और ये एक तरह से एक बॉडी क्रिएट करती है जिसमें आपको राइट और प्रिविलेजेस क्या क्या मिलने वाला है वो डिफाइंड होते हैं अच्छे से।
तीसरी पॉलिसी, दो पॉलिसी पढ़ चुके ब्रिटिश ईस्ट जो इकोनॉमिक पॉलिसी मॉडल था, एक क्या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और एक ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली देना ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के लेके आए, जो जियो वाला एग्जांपल याद रखेगा। तीसरा पॉलिसी ऑफ बाय चीप एंड सेल डियर, किसानों से गेहूं जो है 17 रुपए छोड़िए 8-10 रुपए के हिसाब से, अगर आप एक क्विंटल की रेट देखोगे आई थिंक 1800 के आसपास, 18 रुपए में गेहूं खरीदते हैं किसानों से, ठीक है। 10 किलो गेहूं आप लगा लीजिए कितने का होता है, 90 रुपीज का 10 किलो गेहूं। और 10 किलो गेहूं का आशीर्वाद का कट्टे की रेट देखो आप कितनी है, जबकि आप अगर आप 10 किलो गेहूं को पिसाने जाओगे नॉर्मल हम जो घर में करते हैं तो मुश्किल से बोलते 10-15 रुपए में काम हो जाता है। तो 100-150 रुपए के 100-110 रुपए के अंदर 10 किलो गेहूं घर में पिस के आता है, वही आशीर्वाद का कट्टा है, किसी भी कंपनी को उठा के देख लो उसके रेट देखो आप 250, 300, 400, 500 इससे रेट। तो ये क्या करते हैं, किसानों से तो सस्ता खरीदते हैं और बहुत महंगा मार्केट में बेचते हैं। तो यही सेम पॉलिसी अब से नहीं चली है, अंग्रेजों के टाइम से चल रही है, पॉलिसी ऑफ बाय चीप एंड सेल डियर, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, अब ये करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, अब किसान अपना मान चलो उस समय, अभी तो चलो ठीक जो भी चल रहा है, पर उस समय अगर किसान ये काम नहीं करना चाह रहा तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ला देंगे, फोर्स का इस्तेमाल करेंगे और युद्ध कर देंगे, पूरी पूरी किंगडम जीत ली तो सारा उसका ना जो भी साम लेके चलेंगे, जितना सस्ते में देना दो वरना भागो मार देंगे। तो पावर का हर तरह का इस्तेमाल करके ये लोग सस्ता खरीद के उसको महंगा बेचते थे। दूसरी चीज क्या है, एक और चीज ये भी है कि पहले जो इंडियन माल था वो डायरेक्टली यूरोप में बिकने जाता था, जब मुगल के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी से पहले पहले तक। अब होता है बैटल ऑफ प्लासी से पहले इंडिया को जो भी चीज चाहिए इंडिया खुद उगाएगी, सेल्फ सफिशिएंट है। तो इंडिया में हर यूरोप के कोई भी चीज पर हम डिपेंडेंट नहीं है, ना हमें उनका कपड़ा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो जो वो ट्रेड करने आते थे तो बदले में उनको मजबूर होके सिल्वर के कॉइन, गोल्ड के कॉइन हमको देने पड़ते थे, तो हम उसमें ट्रेड करते थे। प्लस इंडियन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा प्रोस्परस थी कि पूरे के इंग्लैंड में एक कोटेशन है कि इंग्लैंड के अंदर हर घर के अंदर पर्दे से लेकर रुमाल से लेकर हर चीज इंडियन हो गई थी उस ड्यूरेशन के अंदर। तो इनको समझ में आया कि ये चीज कहीं ना कहीं, फिर इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन लाए, ठीक है। इंडियन की ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करा, उसके अंदर टैरिफ लगा दे, बहुत हैवी टैरिफ लगा दे, ताकि जो भी इंडियन अगर कोई एक्सपोर्टर आने वाला है तो उसको इतना ज्यादा वो महंगा पड़ जाए कि जब बेचे तो यहाँ यूरोप के लोग खरीद नहीं, उसके कंपेरेटिवली यूरोप के आइटम बहुत सस्ते होने लगे। तो ये सारे इन्होंने डिफरेंट तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन इस्तेमाल करके इन्होंने कोशिश करी किसी भी तरह से इंडियन की ट्रेड खत्म कर दे। और खुद आप सोच के देखो, ये जब वहां से लेके आएंगे तो इनको तो कोई ट्रेड, आपने ये तो बड़ा पूरा क्या पड़ता है टाइम से कि बंगाल बिहार उड़ीसा था फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड, इनको फ्री ट्रेड था ना, इंडियन को नहीं था। तो अगर इंडिया को कोई माल इंग्लैंड में भेजना तो उसको तो टैक्स देना पड़ेगा। तो मान के चलो 10 रुपए का कोई बिस्किट का पैकेट है, अज्यूम करते बिस्किट पैकेट है, और इंडिया को उसको दे दिया 5 रुपए का टैक्स उसके ऊपर, तो 15 रुपए का बिस्किट का पैकेट पड़ गया, वो इंग्लैंड बेचेगा 17 रुपए का। इनको क्या बोला गया कि आप 10 रुपए का 10 लेके जाओ, तो ये अगर जाकर 11 का भी बेचेंगे, समझ रहे हो, तो सामने वाली कंपनी तो खत्म। हालांकि इसमें ये होता था कि जो दूसरी वाली कंपनी है, कंपनी पहुंची नहीं पाई, उन्होंने कंपनी ही खत्म कर दी, इंडस्ट्री खत्म कर दी। तो ये हमारे यहाँ से 10 का भी नहीं खरीदते थे, हमारे साथ 2 रुपए का खरीदते थे लोग, फोर्स लगा के हिसाब से 10 का, मैं 2 का खरीद के वहां जाके 25-30 का बेचते थे। तो बाई चीप बहुत ज्यादा चीप हो गया, सेल डियर बहुत ज्यादा डियर हो गया, कोई इंडियन कंपनी तो बची नहीं। तो ये सब आप पढ़ने वाले इसी में, तो ये थोड़ा सा पॉलिसी ऑफ बाई चीप एंड सेल डियर। नेक्स्ट, नीड फॉर द न्यू मार्केट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है, माल पे माल बना जा रहा है, छापे जा रहे हैं। अब माल को बेचोगे कहाँ पे, कहाँ बेचोगे? इंग्लैंड वाले बोलेंगे बस हमने भाई एक जैकेट ले लिया, मेरे को दूसरा नहीं पहनना, मैं तो उसी से काम चलाऊंगा पूरी जिंदगी भर, समझ लो। तो अब इनको बेच रहे हैं, कहाँ बेचेंगे ये लोग? तो ये कॉलोनीज ढूंढेंगे। अब कॉलोनीज में जाएंगे तो वहां टैक्स लगाएंगे, तो टैक्स लगाएंगे तो उनको महंगा पड़ेगा, तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, चलो काम करो, पूरी टेरिटरी को जीत लो, इस किंगडम को एक्वायर कर लो। तो ये हो गया। दूसरी चीज, अगर कपड़े बनाने हैं, वुल के कपड़े बनाने तो रॉ मटेरियल तो चाहिए, सिल्क तो चाहिए कहीं से। तो रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? वो तो इंग्लैंड में है नहीं, हर चीज तो इंग्लैंड में उग नहीं सकती, एटमोस्फेयर सपोर्ट नहीं करता, एनवायरमेंट हर चीज के लिए। तो रॉ मटेरियल कहां से चाहिए? तो रॉ मटेरियल इंडिया से मिलेगा। अब इंडिया में आओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, माल इतना सस्ता बनेगा नहीं। तो एक काम करो ना, पूरे में कब्जा ही कर लो, फिर 2 रुपए में 200 रुपए की चीज 2 रुपए में लेके जाएंगे, जबरदस्ती लेके जाएंगे, मार कूट के लेके जाएंगे। तो ये पूरी पॉलिसी थी। तो ये ना नीड फॉर द न्यू मार्केट, तो न्यू मार्केट जो 2 चीज के लिए थी, एक तो कच्चा माल खरीदने के लिए, एक बना बना पका पका इंडस्ट्रियल माल बेचने के लिए। तो 2 चीजों के लिए यहाँ नए मार्केट की जरूरत थी। ये पूरी पॉलिसी चली, उनकी क्या पॉलिसी थी? नेक्स्ट, टेरिटोरियल एक्सपांशन फॉर मोर सिक्योर एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में ये हुआ कि जब ये आए तो इन्होंने set up factories meaning trading station for storing goods for export because it was not possible to procure large quantity of goods at the short notice when merchant। ये होता था नॉर्मली कि जब भी कोई नेवल शिप आके बैठी है, कोई भी शिप आई, मर्चेंट शिप आई, उसको सामान लेके जाना, मान चलिए गेहूं लेके जाना है। अब गेहूं वो आए, वो चलेगी इंग्लैंड से, मान के चलो 15-20 दिन में आगे पहुंचेगी, तो 15-20 दिन तक कहाँ रखोगे उसको? बारिश आ गई, खराब हो गया। तो इन्होंने क्या करा, ट्रेडिंग सेंटर बनाने लगे जहां सामान रखने लगे, स्टोर। और धीरे धीरे उस ट्रेडिंग सेंटर को फोर्टिफिकेशन करने लगे, उसके बाद हथियार खाना। भाई बोलेंगे मेरा सामान है कल को ले तो अपनी आर्मी लगा दी, और धीरे धीरे करके वही ट्रेडिंग सेंटर बाद में इनको पूरी आर्म फोर्सेज में तब्दील कर दिया इनको। आप देख लीजिए, फोर्ट विलियम्स देख लो, फोर्ट सेंट जॉर्ज देख लो, फोर्ट कोई सा फोर्ट उठा के देख लो, सबकी कहानी यही है।
तो ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन फॉर मोर सिक्योर एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो बिजनेस के बहाने इन्होंने पूरा क्या करा, अपना जो सिस्टम को पूरा ट्रांसफर कर दिया, वो ये सिस्टम मतलब मालवाहक जो बोलते हैं, माल लेके जाने से लेके टेरिटोरियल पूरी पावर बन गई, पूरी किंगडम ही एक्वायर कर ली। इंडिया को देख लो आप। नेक्स्ट शिफ्टिंग फाइनेंशियल भी पहले बात कर चुके हैं कि लैंड से ये लोग ट्रेड पे जा रहे थे, ट्रेड से लैंड रेवेन्यू जा रहे थे। इसका कई सारे रीजन थे, मैंने आपको रीजन बताया कि एक तो एक इनकी मोनोपोली खत्म कर देंगे 1833 और 13 और 1833 के चार्टर एक्ट खत्म, दूसरी कंपनी को अलाउ कर देंगे इंडिया के अंदर। सेकंड चीज क्या है कि इनके पास जो इनकी वेल्थ है वो कम हो रही है, क्योंकि ब्रिटिश जो बंगाल की ट्रेजरी है वो डिक्लाइन हो चुकी है। तीसरी चीज क्या है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली वॉर लड़ रहे हैं, तो कॉस्टली वॉर लड़ने की वजह से इनके पास वैसे ही पैसा नहीं बचा। तो कई सारे रीजन हम पहले बात कर चुके, फिर भी मैंने तीनों रीजन आपके सामने यहाँ लिख दिए दोबारा से, ये पहले मैंने बैटल के अंदर बात की थी। तो पूरा जो फाइनेंशियल बेस है उनका चेंज हो चुका है, ट्रेड से लैंड रेवेन्यू के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो अब उसके लिए भी इनको अब लैंड रेवेन्यू चाहिए, तो बंगाल थोड़ी उतना जनरेट कर सकता है या बिहार से थोड़ी उतना जनरेट हो पाएगा, तो इनको फिर पंजाब भी चाहिएगा, इनको फिर अवध भी चाहिएगा, इनको फिर सिंध भी चाहिएगा, इनको नेपाल भी चाहिए, वर्मा भी चाहिएगा। जितना ज्यादा लैंड उतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू। ट्रेड पर तो भरोसा नहीं, क्योंकि ट्रेड के लिए बाकी कंपनी भी आ गई यूरोप की, तो बाकी कंपनी प्रॉफिट लेगी, तो इनका प्रॉफिट उतना बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारे इनकी पॉलिसीज थी। 6 पॉलिसीज हैं टोटल, ये 6 के 6 आपको एज इट इज जानते हो, मैं दोबारा याद दे रहा हूँ। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो इकोनॉमिक मॉडल था, दूसरा ग्रांट ऑफ मोनोपोली, ठीक है, तीसरा पॉलिसी ऑफ बाय चीप एंड सेल डियर, चौथा नीड फॉर द न्यू मार्केट, नेक्स्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन फॉर द मोर सिक्योर एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस, लास्ट वन इज द शिफ्टिंग फाइनेंशियल बेस ऑफ द कंपनी फ्रॉम ट्रेड टू लैंड रेवेन्यू। चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, डन यहां तक? हाँ, अब बात करते हैं चेंजिंग फेज ऑफ द कॉलोनियलिज्म एंड इंपैक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब ठीक है, जो भी किया हम देखते हैं किस तरह से पूरा फेज बदलेगा। तो पहला फेज तो 1600 से 1757 तक। आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 31 दिसंबर 1600 को बनकर तैयार होगी थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो तब से लेके 1757 मतलब बैटल ऑफ प्लासी तक इनका एक अलग ही मूड था, क्योंकि तब उनके पास पावर नहीं थी, ना इनके पास रेवेन्यू था। तो इंग्लैंड से, क्योंकि इंडियन को कुछ चाहिए ही नहीं इनसे, ठीक है, इंडिया को जरूरत ही नहीं इनकी, तो जो भी चाहिए भैया लेना है तो बात बदले में सिक्के दे, सोना दे या सिल्वर दे, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में ये सोना सिक्के से डील करेंगे बस, इसके अलावा डील ही नहीं करना, इनको चाहिए नहीं इंडिया को, सब कुछ हम खुद उगाते हैं, हर चीज हमारे पास खुद है, तो उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद ये इंडिया को इस देखिए बड़ी बड़ी प्लानिंग से उन्होंने काम किया, हर चीज इंडिया की इंडस्ट्री खत्म कर दो, इंडिया के कपड़े खत्म कर दो। अब कॉटन इंडस्ट्री इंडिया की डिस्ट्रॉय कर दी उन्होंने, सोचो तो कॉटन कपड़े तो लोग कपड़े तो पहनेंगे ना, तो फिर कपड़े ले क्या करेंगे, इनके कपड़ों पर डिपेंडेंट होंगे, तो रेवेन्यू फिर सीधा पैसा इनके पास जाएगा। उससे पहले तक क्या हो रहा था कि अगर मान के चलो इनको कपड़े इंडिया पे बेचने भी हैं, कुछ भी काम करना भी है, तो इंडियंस के साथ डील कैसे करेंगे? तो डीलिंग की एक प्रॉब्लम थी, तो उनको सिल्वर में ही डील करना पड़ता था और कुछ और चक्कर था। और दूसरी बात, इंग्लैंड इंडिया वाले इनसे कुछ खरीदते भी नहीं थे, सब कुछ हम सेल्फ सफिशिएंट थे। तो अभी तक तो इनके जो पूरी जो ट्रेड है वो हमारे प्रॉफिट में, मतलब इंडियंस के प्रॉफिट में, मतलब मुगल्स के प्रॉफिट में, जो भी यहाँ पे रूलर्स थे उनके में। तो उन्होंने इस ट्रेड को प्रमोट किया हर तरीके से, फरमान लेके आए। अब रॉयल फरमान आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, फारूक शाह बेवकूफ था कि भैया उसका ठीक है ग्रोन्स वगैरह की बीमारी ठीक कर दी, बट नहीं, इसमें एक्चुअली मुगल्स मेरे को फायदा दिखता था कि भैया हमारे यहाँ तो गोल्ड और बुलियन आ ही रहे ना, सिक्के आए, हमें क्या दिक्कत है, फायदा हो रहा हर तरीके से, इसलिए इनको इतना प्रमोट करा। अदरवाइज सोचो औरंगजेब जैसा इंसान क्यों इनको दोबारा परमिशन देगा जब उसको पता है कि इसने फोर्टिफिकेशन कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे फायदा हो रहा था। लेकिन 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 कब तक? 1757 में। 1757 के बाद पूरा बंगाल का खजाना इनके पास आ गया। अब क्या होगा, अब इंडिया में अगर कोई ट्रेड करनी है तो इनको इंग्लैंड से पैसा नहीं मंगाना, अब बंगाल के पैसे से खरीदेंगे, यही खरीदेंगे, यही बेचेंगे, इवन इंग्लैंड में भी बेचेंगे। ठीक है, यहां से खरीद के, यहां से सस्ता खरीदेंगे, वहां लेकर महंगा बेचेंगे। इंडिया वाला जो बेचने जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत हैवी ट्रैफिक लगा देंगे, वो बेच नहीं पाएगा बेचारा, 400% का। देखो पढ़ो। तो पहला है प्री कॉलोनियल स्टेज 1657 में। रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? लाइक एनी अदर ट्रेडिंग कंपनी, जैसे बाकी कंपनी होती है कि प्रीशियस मेटल देते थे, गुड्स लेके जाते थे हमारे यहां से। तो ये पूरी तरह से इंडिया के प्रॉफिटेबल था। इससे क्या, इसलिए इसलिए जो रूलर्स थे वो ट्रेड को प्रमोट करते, फरमान एक्सेट्रा प्रमोट करके। ये पूरा मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, जो मैंने बोला पूरा शॉर्ट में समझा दिया। तो मिड 18th सेंचुरी तक ये बात क्या हुई कि ये जब ये होने लगा तो इंग्लैंड के अंदर, मैं बता रहा पूरे इंडियन कपड़े इंडियन ट्रेड जाता, तो वहां लोगों को समझ में लगा कि हमारा तो बुलियन जो है यहां से बाहर जा रहा है और इंडियंस क्लोथ की यहां भरमार हो चुकी है। तो उसको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पास करे। क्या करा? प्रोहिबिट यूज ऑफ द प्रिंटेड एंड डाइड कॉटन क्लॉथ। इवन एक इंसिडेंट भी है, एक औरत के पास एक हैंकीचीफ मिल जाता, रुमाल मिल जाता, जिसमें इंडियन रुमाल था, प्रिंटेड, जो थोड़ा सा उसके ऊपर कलाकारी हो रही थी, तो उसको उसके लिए फाइन देना पड़ता है रुमाल रखने के लिए। इस तरह के रूल, मतलब इंडियन क्लॉथ की परमिशन ही बंद कर देते हैं। सेकंड, चलो ये तो करते करते, खैर इसके अलावा बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटीज भी लगाते हैं, 400% की ड्यूटीज। अब कैसे बेचोगे, इतना महंगा हो जाएगा। तो ये कब हुआ? मिड 18th सेंचुरी में, मतलब बैटल ऑफ प्लासी से कुछ टाइम पहले। लेकिन 1600 से लेके इससे लेके लगभग 1720 1730 तक
फर्रुख शाह के रॉयल फरमान से पहले पहले तक काफी हद तक ये ट्रेड इंडियन प्रॉफिट में था, वहां भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बट उसके बाद वहां ऑब्जेक्शन होना स्टार्ट हुआ। आइए नेक्स्ट। अब आता है कॉलोनियल स्टेज, जब इन्होंने हमारे यहाँ पे आके कॉलोनी बनना स्टार्ट कर दिया, मतलब पूरी तरह से आप बोले कि दीवानी और निजामत के राइट्स अपने अंडर में ले लिए, उसको हम बोलेंगे कॉलोनी बनाना। जब किसी भी स्टेज का दीवानी और निजामत कोई भी कंपनी अपने अंडर में ले लेगी तो हम बोलेंगे भैया इसकी कॉलोनी बन चुकी है। जब तक दीवानी निजामत उसके पास नहीं है तब तक कॉलोनी नहीं। तो कॉलोनी बन चुकी है 1757 के बाद, बहुत सारी बंगाल से स्टार्ट होते हैं। तो उसके बारे में आर.पी. दत्त, रजनी पालमी दत्त ने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। 3 पोर्शन डिवाइड है। पहला है मर्चेंट कैपिटलिज्म, इसका मतलब क्या है, जैसे भी हो पैसा लेके आओ भैया, जिस तरह से भी हो, लूटो फूटो जो करना है करो। मर्चेंट कैपिटलिज्म का मतलब तो ये है, ठीक है। अब उसके लिए मर्चेंट कैपिटलिज्म ये भी आता है कि इंडिया से माल खरीदो सस्ता, ले जाके इंग्लैंड में बेचो। मर्चेंट कैपिटलिज्म में ये भी आता है। आपको डिफरेंस बता दो, अभी यही डिफरेंस बता दूंगा कि मर्चेंट कैपिटलिज्म में, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में, फाइनल फिस्कल कैपिटलिज्म में डिफरेंस क्या है। वरना ये बड़ी थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है, ये डिफरेंस समझो अच्छे से। मर्चेंट में क्या है कि प्रॉफिट से मतलब है, कैसे भी करो, लूटो फूटो जो करना, प्रॉफिट लेके आओ। मर्चेंट से जो पैसा आ रहा कैपिटल, वो इंग्लैंड में आना चाहिए, इसका मतलब ये। अब वो कैसे कर सकते हैं कि इंडिया से माल सस्ता कर देंगे, वहां ले आके महंगा बेच देंगे, तो पैसा तो आ ही रहा ना, पैसा तो आ ही रहा। मर्चेंट मतलब मर्चेंट क्लास के पास पैसा आएगा, वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को सपोर्ट करेगा। अच्छा, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में क्या है, पैसा आएगा जरूर, लेकिन इस बार इंग्लैंड से नहीं, इंग्लैंड से बाहर माल बेच के, मतलब हम खुद माल बनाएंगे और वो बाहर बेचेंगे, उससे पैसा जनरेट करके वापस ले जाएंगे। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ एक्सपोर्ट जो है उसको प्रमोट करना है। तो इसके अंदर एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, उससे कुछ फर्क नहीं, तो पैसा बनाना चाहिए। बट यहां बोला कि पैसा जरूर बनेगा, बट एक्सपोर्ट के थ्रू, कुछ भी हम इंपोर्ट करके पैसा नहीं बनाएंगे। अब तीसरा है फिस्कल कैपिटलिज्म। इसमें क्या है, ये वही है कि अगर आपको इंडिया के अंदर ट्रेड करना है तो आप इसके लिए रेलवे बनाओ, ठीक है, इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज लगाओ, सो दैट आपके काम में आसान हो जाए। तो जब इंडिया में रेलवे लगेगा या फैक्ट्रीज लगेंगी तो कहीं ना कहीं इंडिया का तो कैपिटल इन्वेस्ट होना ना। अभी तक कैपिटल इन्वेस्ट इंडिया में नहीं करे थे, यहां तक 1857 तक लूट के लेके जा रहे हैं। कोई भी कैपिटल इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा, आकर अपनी कुछ फैक्ट्री लगा रहे हैं, नहीं, सिर्फ लूट के लेके जाना। लेकिन एरा ऑफ द फिस्कल कैपिटलिज्म में ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू कर देंगे, डिफरेंट कंपनीज बन जाएगी, वो कंपनी आगे यहाँ पर रेलवे बनाएगी, रेलवे की डिफरेंट कंपनीज बनेगी, अपनी फैक्ट्री लगाना स्टार्ट करेगी, और वो इन्वेस्टमेंट इंडिया के काम आएगा। एक्चुअली आप देख लो, ब्रिजेस देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, कॉलेजेस देख लीजिए, ये सब फिस्कल कैपिटलिज्म के एग्जांपल तो है, ये इन्हीं का बनाया हुआ तो है। वो सब जो पुराने टाइम में जो ब्रिज चल रहे हैं, रेलवे उठा के देख लो, तो ये कहीं ना कहीं ये कैपिटल इन्वेस्ट करा, अपने खुद के फायदे के लिए करा। ऑब्वियसली बात, इनका ही फायदा था कि अगर रेलवे बन जाएगा तो माल बहुत आसानी से पोर्ट तक पहुंच जाएगा। लेकिन बाद में वो फायदा इंडिया का भी तो है, उस वक्त में मान लो, हर तरह से। तो एक इसका मतलब है दोनों साइड का, इसका भी प्रॉफिट, इसका भी प्रॉफिट। बट हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है वो दूसरी कंट्री के अंदर भी काम आ सकता है, सोशो इकोनॉमिक कल्चर को, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस के लिए, या मान लो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो इस तरह से होंगी कि सामने वाले जो कंट्री होगी उसको भी बेनिफिट इसका मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इन तीनों के अंदर मैंने आपको मोटा मोटा डिफरेंस बताया। आई थिंक क्लियर है। मर्चेंट कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल, किसी को डाउट हो तो बताओ यहीं पे। चलो आगे चलते हैं, अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो एरा ऑफ द मर्चेंट कैपिटलिज्म, ये मैंने कब से बताया, 1757 से, मर्चेंटिलिज्म इसको बोलते हैं, 1757 से 1813। क्यों? इस एरा के अंदर अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है, कोई और आ नहीं सकता। तो पूरा इंडिया, इसके बाद मोनोपोली खत्म हो जाएगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा, बाकी कंपनी भी इंडिया में इंटर हो जाएगी, तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वहां चालू हो जाएगा। तो आइए, इसका मतलब क्या है, मर्चेंट कैपिटलिज्म, डायरेक्ट प्लंडर कर लो, सीधा लूट लो, बंगाल जैसे लूटा। मोनोपोली ट्रेड जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थी। फिर इन्वेस्टमेंट थ्रू इंडियन रेवेन्यू टू बाय इंडियन प्रोडक्ट एट चीप रेट एंड देन एक्सपोर्ट। मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में से खरीदो और वहां जाके बेचो। तो हम बेच भले ही यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इंडिया से तो माल बिकने जा रहा है ना वहां पे। तो इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से मतलब, इनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। आइए, तो मर्चेंट हम 3 बहुत सिंपल से डेफिनेशन समझ सकते हैं। पहला, बाय चीप एंड सेल डियर। दूसरा, मोनोपोली कंट्रोल। और तीसरा, पॉलिटिकल कंट्रोल। पॉलिटिकल कंट्रोल का मतलब है कि वही कि किसी कंट्री को जीत लो, उसके थ्रू जैसे भी आप पूरी तरह से प्लंडर करना जो चाहे कर लो। तो अगर आपको कभी भी मर्चेंटिलिज्म के ऊपर आता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज मर्चेंटिलिज्म या मर्चेंट कैपिटलिज्म, आप ये तीनों पॉइंट छाप देना एज इट इज, ये वाला। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, एक एग्जांपल दे देना कि बाय चीप एंड सेल डियर के अंदर मोनोपोली कंट्रोल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एग्जांपल लिख देना, आपका क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। तो ये इतना सा था मर्चेंटिलिज्म। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इसमें क्या होने वाला है कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कोइंसाइड करेगा, चरम पे होगा, और पीरियड ऑफ द फ्री ट्रेड। अब ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का, पीरियड ऑफ द फ्री ट्रेड। अभी तक तो ट्रेड के ऊपर पैसा देना पड़ रहा था, अब कोई ट्रेड पर फुल फ्रीडम, जाओ इंडिया में जाके सामान बेचो, कोई पैसा नहीं, जितना आप इंग्लैंड में बन रहा है उतने में जाके बेचो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फ्री ट्रेड के साथ, प्रॉब्लम यह है कि वन साइडेड है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि यूरोपियंस के लिए, इंडियंस के लिए नहीं, इंडियंस को फ्री ट्रेड का बेनिफिट मिलेगा नहीं इस ड्यूरेशन में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के अंदर। तो इंडिया थ्रू ओपन
इंडिया थ्रोन ओपन टू द मशीन मेड फॉरेन गुड्स, वो मैंने बता दिया, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हो गया, उनके कपड़े आके यहाँ बेचना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे जो माल बेच रहा है उसको पूरी तरह रोक देंगे, इंडस्ट्री को खत्म कर देंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे, आर्टिशन को खत्म कर देंगे। So 1830 में क्या होगा, एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, डेट याद रखिए 1830 में चार्टर एक्ट बताऊंगा मैं, चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली खत्म कर देंगे, दूसरी कंपनी को भी मौका मिलेगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको पता है जब भी कंपटीशन होता है तो चीज सस्ती होती है और सामने वाले बंदे की प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। फिर कमर्शियल पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1813 ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू कंज्यूमर ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वही मैंने बोला कि इसके बाद वही होगा कि ये कोशिश करेंगे इंडिया को कि हमारे माल की खरीदे और सिर्फ रॉ मटेरियल बनाए, सिल्क के कपड़े ना बनाए, क्योंकि अगर ये सिल्क के कपड़े बनाएंगे तो हमारे सिल्क के कपड़ों से कंपीट करेंगे इंडियन मार्केट के अंदर ही, तो हम कैसे अपना माल बेचेंगे भाई। तो इन्होंने कोशिश करी कि इनकी जो सिल्क की इंडस्ट्री उन्हीं को खत्म कर दो, सिर्फ ये रॉ माल बेचे, हमको हम हमारी फैक्ट्री में इंग्लैंड लेके जाए और उस फैक्ट्री से माल लाके यहां बेचे। लेकिन बाद में जो फिजिकल कैपिटलिज्म आएगा वो क्या बोलेंगे, हम यहीं से वो सेम पूरी सेम चीज है, फर्क से इतना था कि हाँ माल इस बार लेके इंग्लैंड नहीं जाएंगे, यहीं इंडिया में ही इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इंडिया के अंदर ही काम करेंगे, ये फर्क आ जाएगा। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड पॉलिसी ऑफ द फ्री ट्रेड, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, खाली ब्रिटिश गुड्स, वन साइडेड है। इंडियन मर्चेंट को मिला अनइक्वल कंपटीशन, आपको मैंने बताया क्यों, क्योंकि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट हाथ से बने होते थे और इनके मशीन मेड गुड्स है तो उनके सामने कहां होंगे, क्योंकि मशीन मेड गुड एक तो बहुत अट्रैक्टिव होते थे, बहुत बहुत सस्ते। अब आप देखो इंडियन है जो खादी, अगर आपको कभी खादी कहते हो, खादी बहुत महंगे होते हैं, खादी कपड़े बहुत महंगे आते हैं। आप खादी कुर्ता लेने जाओगे तो 700-800 रुपए कम करनी है, अच्छा वाला ढंग का अगर नॉर्मल लोगे तो, और अगर वही आप कुर्ता किसी मशीन मेड लोगे 100 रुपए में आपको बना बनाया मिल जाता है। सरोजिनी नगर आ जाइए दिल्ली के अंदर, 100 रुपए में 4 मिल जाएंगे, ठीक है, लेडीज में, जेंट्स में नहीं मिलते ना, हाँ सरोजिनी नगर लड़कियों के लिए। नेक्स्ट लॉस्ट आउट इन दी फॉरेन मार्केट, अब वही हो गया कि ठीक है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन होगी तो फॉरेन में जा ही नहीं पाएंगे, ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत बड़ी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। तो इसमें वही है कि आप वहां बेचोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, इतना सारा हेवी टैक्स, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंडियन माल बेचेगा नहीं, क्यों 400% टैक्स लगा के वो इंग्लैंड में जाके अपनी चीनी बेचेगा, वो इंडिया में बेचने की कोशिश करेगा, फाइनल उसको लगेगा प्रॉफिट में बंद करके अपने गन्ने खेती में किसान बन जाएगा वापस से, वो किसान नहीं बनेगा तो फिर रिवोल्ट कर देगा, लुटेरा बन जाएगा। तो वन साइडेड फ्री ट्रेड थी, इंग्लैंड के गुड्स पे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होती थी, वेयर एज इंडियन गुड्स के ऊपर देखो, इंडियन कलर्स के ऊपर 67.5%, मुस्लिम के ऊपर 37.5% और शुगर के ऊपर 300 नहीं एक्चुअली में 400 है, मैक्स टू मैक्स 400% तक जाता था, 400 तो 400%। 10 रुपए की चीनी 40 रुपए में, 40 रुपए की तो आपको पड़ी इंग्लैंड घुसती, 5-10 रुपए का प्रॉफिट भी कमाओगे, इतना दूर लेके जा रहे इंग्लैंड बेचने, तो वो बोलेंगे रहने दो, सामने इंग्लैंड वाला वही चीनी लेगा 20 रुपए में बेचेगा, खत्म आपकी इंडस्ट्री। जैसे आप इंग्लैंड से बाहर तो उस चीनी के रेट वो 50 रुपए कर देगा, हो गया वो जियो वाला सिस्टम, जियो धन धनाधन घर के जो आए तो थे मोटे भाई साहब अंबानी भाई साहब। आओ मैं तो बोलता हूं इंडिया का नाम भी चेंज कर देना चाहिए, अंबानिस्तान कर देना चाहिए, ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट ग्रेजुअली, या अडानिस्तान भी कर सकते हैं, अंबानी अडानिस्तान है ना, सही रहेगा। ग्रेजुअली क्या होगा, अच्छा इसमें क्या होगा नेक्स्ट आगे, मैं कहा था वन साइडेड फ्री ट्रेड होगी, उसके बाद ग्रेजुअली क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी टर्न इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी, मैंने बताया पूरा कि रॉ मटेरियल को हम सप्लाई करेंगे और सिर्फ उनका जो बना हुआ माल होगा वो खरीदेंगे बस। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे, हमारी इंडस्ट्री को पूरी तरह खत्म कर देंगे, मैंने आपको पूरे प्रोसेस बता दी, हैवी ट्रैफिक लगा के इंडिया में लेके आ रहे हैं। दो तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की होगा, उसका प्रोसेस समझो, दो तरीके से होगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला तो ये कि हम जो माल फॉरेन कंट्रीज में भेज के जो फॉरेन कैपिटल लेके आते थे वो खत्म कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा के। सेकंड चीज, हमारे माल जो इंडिया में भी बेच रहे हैं उनके खिलाफ मशीन मेड प्रोडक्ट्स लेके आ गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खिलाफ, तो लोग मशीन मेड प्रोडक्ट सस्ते भी अच्छे भी है तो वो पकड़ेंगे, तो इसी तरह पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दो तरीके, दो वे से, जो आप पूरा एक्सप्लेन करोगे, लिखोगे जब आपको पूछा जाएगा। एंड फाइनली इंडिया को कन्वर्ट करेंगे एग्रीन इकोनॉमी, एग्रीन इकोनॉमी का मतलब है कि कच्चा माल उगाने वाला इकोनॉमी, जो हम देखें किसान जो गेहूं वगैरह पैदा करते हैं, तो सिल्क बस पैदा करो, कपड़े मत बनाओ, इंडस्ट्री मत बनो, सिर्फ वहीं तक रहो, गांव तक, खेती तक, तो ये पूरा उसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा कुछ चेंजेस और होंगे, कैसे, फ्रेश कॉन्क्वेस्ट हो जाएंगे, कि अगर फ्रेश कॉन्क्वेस्ट मतलब बताया कि नई नई टेरिटरी जीतेंगे, अवध सिंध पंजाब, ताकि इनको जो बायर्स और मिल जाए और खरीदार मिले अपना माल खरीदने, प्लस दूसरा रॉ मटेरियल के लिए भी और जगह इनको मिल जाएगी, तीसरा लैंड रेवेन्यू के लिए भी इनको बहुत सारा मौका मिल जाएगा, यहां से भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, तो फ्रेश कॉन्क्वेस्ट होंगे इस ड्यूरेशन में। प्लस ये एक खतरनाक पॉइंट है, वेस्टर्नाइजेशन, इंडियंस को वेस्टर्न, अब आपने देखा होगा कि इन्होंने जब दिलीप सिंह को जब पंजाब हराया तो दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए भेज दिया इंग्लैंड में, क्यों, वो चाहते थे इसकी थिंकिंग वेस्टर्नाइजेशन हो जाए। सेम काम यहां भी होगा, ये बहुत जो रिच मर्चेंट होते हैं, जो रिच क्लास होगी, उनके बच्चों को एजुकेट करने के लिए इंग्लैंड भेजेंगे, तो इनको पूरा वेस्टर्नाइजेशन करेंगे ताकि इनकी जो थिंकिंग, सोच, कपड़े पहनने का तरीका इंग्लैंड जैसा हो जाए, और ये होगा भी, ये वेस्टर्नाइजेशन होगा भी, लेकिन ये वेस्टर्नाइजेशन बाद में इन्हीं के मतलब पीछे पड़ जाएगा। ये वेस्टर्नाइजेशन जो लोग आएंगे, ये कहीं ना कहीं इंडियन इंडिपेंडेंस के अंदर बहुत बड़ा रोल भी प्ले करेंगे। अब उठा के देख लो कोई भी बड़े से बड़े नेता, सब कहीं ना कहीं इसी की, गांधी से लेकर कोई भी उठा लो, सब वेस्टर्नाइजेशन की वजह, वहां वेस्टर्नाइजेशन गए, पढ़ पढ़ा गए, बाद में उन्होंने इंडियन जमीन पे आके
या सच्चाई देखी और वापस से इंडियन कॉज के लिए फाइट करना स्टार्ट किया। तो इनका जो वेस्टर्नाइजेशन करने का मकसद सिर्फ पढ़ाने का मकसद नहीं था कि इंडियंस को इंपावर करना हो या सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड को चेंज करना, नहीं, इंडियन इंपावर करना इनका कभी मोटिव था ही नहीं। इनका मोटिव सिर्फ ये था किसी भी तरह से इनका जो टेस्ट है वो वेस्टर्नाइजेशन हो जाए, क्योंकि इंडिया वाले उनके कपड़े पहन ही नहीं रहे, उनको धोती पहननी है। अब धोती को इस तरह नहीं चाहिए तुम्हारे, धोती कुर्ता पहनना है, अब वो क्यों पहनेंगे तुम्हारे कोट पैंट या हैट, इतने महंगे कपड़े नहीं पहनना उनको। और धोती कुर्ता को 1000 2 मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ, आज के टाइम में कोई धोती कुर्ता 10,000 का बेचा खरीदोगे? कतई नहीं खरीदने वाले। ठीक है, चादर लेंगे अपने घर के अंदर काट के उसी को धोती बना लेंगे, नहीं लेना 10,000 के। तो आप सोचो यही सिस्टम, और उनको कोट पैंट 10,000 का आराम से ले लेंगे। तो वेस्टर्नाइजेशन करने का मकसद सिर्फ टेस्ट बदलना था। उसके अलावा फोर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप। अब गेहूं गा रहे हो, उनको गेहूं में फायदा नहीं दिख रहा उनको, इंडिगो उगाओ, नील नील जिसको बोलते हैं, या अफीम उगाओ, बहुत डिमांड है। जर्मनी, पूरा यूरोप के अंदर डिमांड थी इंडिगो की। बाद में इंग्लिश के चाइना में तो अफीम हो, तो खैर गांजा पी जगह मस्त रहता है चाइनीज तो, स्टार्टिंग तब से, अब से नहीं, बहुत पहले से ही गांजा वांजा फूकना और मस्त रहता है काम उनका। तो ओपियम ओपियम वगैरह पर अफीम वहां पर ट्रांसफर करते थे। अब इनको ये उगानी, अब ये इंडिया में उग नहीं रही है, तो ये क्या करेंगे, फोर्स करेंगे कि तुम एक काम करो, गेहूं मत उगाओ, तुम ये उगाओ। नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती उनकी जमीन लेके किसी और को दे देंगे। तो ये भी चीज होगा, फोर्स्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब वो जिनसे पैसा ज्यादा बनता है। लास्ट, रेलवे डेवलप हो जाएगा, तो इससे काम होगा कि जो इंटीरियर पार्ट है कंट्रीज के, जहां तक कई बार सड़कें नहीं बनी होती, रेलवे के थ्रू आसानी से माल लेके जा सकता है। जैसे मान लो टमाटर है, अब टमाटर मान के चलो राजस्थान के किसी छोटे से इलाके में, गांव से होगा दिल्ली पहुंचाना है, तो बैलगाड़ी में लेके कहां तक पहुंचोगे आप? उस समय तो कोई ऐसे गाड़ी कार वार का इन्वेंशन तो था ही नहीं, ठीक, बहुत की चलती हूँ, तो पहुंचने में 10 दिन लग जाएंगे। पर रेल की मदद से इस तरह का जो भी ऐसे परिशेबल आइटम था जो बहुत जल्दी खराब हो जाता, वो आसानी से आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करवा सकते थे। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा रेलवे का। रेलवे के बारे में और मैं बहुत डिटेल से मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर। तीसरा आता है एरा ऑफ द फिस्कल। फिस्कल का मैंने आपको मतलब समझा दिया। इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा, फैक्ट्रीज इंडिया में लगेगी, रेलवे इंडिया में डेवलप होगा और वो इंडियंस को प्रॉफिट करेगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका है, एक्सप्लोटेशन ऑफ कॉलोनीज हो चुका है, तो बहुत ज्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट हो चुका है ब्रिटेन के अंदर। उससे क्या होगा कि जो लेबर क्लास है वो यूनाइट होगी। कैसे कि जब कैपिटल होगा तो अब देखो लेबर क्लास के पास भी तो पैसा जाएगा, तो फैक्ट्रीज इंग्लैंड के अंदर बहुत लगी, तो लेबर क्लास जो क्लासेस थी वो एक हो गई, और एक होकर उन्होंने क्या बोला कि नहीं, अब तुम हमारा एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकते, हमें जैसे आप अमेरिका में जाके देखो, अमेरिका में जो जितने भी वर्कर क्लास है, जो मजदूर होते हैं, उनका 1 घंटे के $6 $7 फिक्स है, उससे कम कोई दे ही नहीं सकता उनको, मिनिमम $1 की। अब वो क्यों? क्योंकि वहां पे लेबर क्लास जो है काफी स्ट्रांग है। सिमिलरली यहां होगा कि लेबर क्लास यूनाइट हो जाएगी और फैक्ट्रीज में अंदर स्ट्राइक्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो इनको एक फिक्स अमाउंट से कम आप दे ही नहीं सकते, तो प्रॉफिट जो होगा इंडस्ट्री से खत्म हो गया। ये तो इनको तो एक्सप्लोटेशन करने की आदत थी, कम से कम पैसे में चीप लेबर मिलने की, अब वो यहां मिल नहीं रहा। फिर क्या करेंगे, इनको समझ आते काम करते हैं, चलो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्री इंडिया में लगाते हैं। ये ससुरे जो इंग्लैंड के गोरे हैं, इनको हमको 5,000 रुपए देने पड़े, अज्यूम करो एक समझ 5,000 रुपए देने पड़े, इंडिया में वही 50 रुपए में काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो लोग इतने ज्यादा गरीब थे, और उन गरीब होने का मतलब भी नहीं है, तो फोर्सफुली भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पावर इनके हाथ में। तो ये एक बार लोगों को ये प्रॉफिट चीज समझ में आ गई, उसके बाद तो इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज की लाइन लग जाएगी। नोट पॉइंट क्या है, कैपिटल इनफ्लो इन द कॉलोनियल इरा वाज यूज्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बट फॉर द फुलर एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन रिसोर्सेज। मैं बता दिया, इनका मकसद सिर्फ इंडिया को डेवलप करना नहीं था कि यहाँ के लोगों को इकोनॉमी सोशली इंपावर करने का, नो, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लूटने का। अगर यहाँ माइंस डाल रहे हैं तो माइंस में से जो भी चीजें निकल रही है, चाहे सिल्वर चाहे सोना, उसको पूरा लूटने का मकसद है। कोई यहाँ ऐसा नहीं कि आके जॉब क्रिएट करने का इनका मकसद है, लूट के भागने का था, बसने का नहीं था। ब्रिटिश डिड नॉट इन्वेस्ट कैपिटल इन द इंडस्ट्री ऑफ द कॉटन एंड आयरन। यहाँ इन्वेस्ट नहीं करा उन्होंने, क्योंकि यहाँ इंडिया पहले से ही सक्षम था कॉटन आयरन के अंदर, बिकॉज दे डिड नॉट वांट देयर कैपिटल टू compete विद द इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। तो इन्होंने वो नहीं चाहते थे कि यहाँ ये चीज आए, और इंग्लैंड भी इस चीज के लिए फेमस था, कपड़े और इसी के लिए था, आयरन के लिए, तो यहाँ एक अलग इंडस्ट्री तैयार हो जाए, इंग्लैंड को compete करना स्टार्ट कर दे, नो, तो इन्होंने इस पर इन्वेस्ट नहीं करा। इंस्टीड दे इन्वेस्टेड इन द एक्टिविटी दैट वर कॉम्प्लीमेंट टू ब्रिटिश इंडस्ट्री और टू ब्रिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। तो कुछ ऐसी चीजें जो काम है, अब जैसे इंडिया इंग्लैंड में कपड़े बनते, उनके लिए नील चाहिए। अब नील के लिए क्या करें, यहाँ के किसान को पकड़ा, बोला चले काम करो इंडिगो अपने खेतों के अंदर, बाद में वहां पर कला वगैरह में काम आएगी। तो ऐसी इंडस्ट्री जो कॉम्प्लीमेंट्री हो इनकी इंडस्ट्री के साथ में, वो इंडस्ट्री ये प्रमोट करेंगे। जो इंग्लैंड की इंडस्ट्री को कंपटीशन दे वो प्रमोट नहीं करेंगे, ये इस पे चलेगा। प्लस देखते हैं क्या क्या इन्वेस्ट करा इन्होंने। तो ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्ट इन इंडिया, टी के अंदर करा, टी प्लांटेशन के अंदर कोई खतरा नहीं था इंग्लैंड के हिसाब से, तो जूट कोल माइनिंग रेलवे कोई भी खतरा नहीं था, एंड पोर्ट्स के ऊपर। तो ये सब था इनका टोटल इन्वेस्ट। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट था वो क्या, रेलवे में। अब रेलवे में इन्वेस्टमेंट कैसे किया, इन्होंने बनाई जॉइंट स्टॉक कंपनी, और उनको बोला कि जो इन्वेस्टर से क्या आइए इंडिया में आके इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टर ने हाथ खड़े कर दिया कि नहीं भैया, हम क्यों करें, इंडिया के अंदर प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो इन्होंने क्या बोला, काम करो आप इन्वेस्ट करो इंडिया में, हम आपको गारंटीड इंटरेस्ट देंगे 5% पर। मैं सोच देखो, आज आप घर में बैठे हो, आपके पास पैसा है,
आपको कोई बोले काम करे भाई 1 करोड़ रुपए लगा दे, तो बोले भाई बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है, तो वो नुकसान हो चाहे फायदा हो आपको 5% मिलेगा ही मिलेगा। तो भग भग के सब आएंगे और बोले चल भाई मिल रहा फायदा क्यों नहीं लगाए, और यही हुआ कि इन्होंने रेलवे के अंदर जो गारंटेड स्कीम दी उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और इनिशियली रेलवे इतना प्रॉफिट नहीं दिया, तो जो प्रॉफिट उन लोगों को इन्होंने दिया वो इंडियन रेवेन्यू से दिया, जो इंडिया का जो प्रॉफिट टैक्स पे का पैसा था उससे ये इन लोगों को भरपाई करना स्टार्ट कर दिया, इनके बिजनेस के नुकसान की भरपाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे डायरेक्टली असर पड़ा है हमारे जो 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 फिजिकल जो क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा, फॉरेन एक्सचेंज वर्ड में भूल रहा हूँ दिमाग से क्या होता है, ठीक है। तो जो फिजिकल डिफिसिट है वो मिनिमम हमारा बहुत ज्यादा हो गया, जिसमें खैर चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इकोनॉमिक मैनेज होता है, मैं इसलिए बढ़िया नाम याद था। प्लस चीप लेबर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था, साथ में एक और चीज थी कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे थे वो पब्लिक डेब्ट से कर रहे थे, मतलब अब कंपनी इन्वेस्ट कर रही है 5% 10%, तो एक तरह से पब्लिक के ऊपर कर्जा है, उसको चुकाएगा पब्लिक ही, पब्लिक डेब्ट के हिसाब से वो पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी कंपनी आ रही थी स्टोर कर रही है उसको पूरा पैसा ये पब्लिक डेब्ट से दे रहे हैं। तो वो पैसा इंडिया के ऊपर, जैसे आप आज देखो इंडिया के ऊपर फॉरेन कंट्री का कितना पब्लिक डेब्ट है, तो आप बोलोगे लगभग इतने करोड़ का है, 700 800 करोड़ का, हमें अमेरिका को चुकाना, वर्ल्ड बैंक को चुकाना है। तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो पब्लिक डेब्ट के थ्रू हो रहा था, पूरा इंडियंस के ऊपर आ था कि इतना करोड़ इंडिया यूरोप को देगा, इसको देगा, इस कंट्री को देगा, कर्जा तरह से पूरे इंडियंस के लोगों के ऊपर था, वो उनको चुकाना होगा बाद में, जो भी गवर्नर बनेंगे वो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेशन करेंगे और उसको चुकाएंगे। साथ में ओपनिंग ऑफ इंडिया आफ्टर 1813, वही मैंने बता दिया कि इसके किस तरह ओपन करेंगे कि 1813 के बाद मोनोपोली खत्म कर देंगे, रेलवे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, रेलवे कोने कोने तक पहुंच जाएगा और हर छोटे से छोटा किसान, हर छोटे से छोटा मर्चेंट इस रेलवे से जुड़ पाएगा। तो ये एक अच्छी चीज होगी, प्लस पॉइंट बोल सकते हैं इसको, प्लस पॉइंट के तौर पर। अब ये क्वेश्चन है यूपीएससी 1992 में आ चुका है। द रेलवे डिड इन इंडिया व्हाट दे डिड एल्सवेयर, दे हासन, हासन का मतलब होता है फास्ट, तेज करना, they hasten the transition from the handicraft to the mechanical industry by transforming the transport situation। तो आपने ये बताना कि हम पहले हैंडीक्राफ्ट से काम करते थे, मैकेनिकल इंडस्ट्री मतलब वो जो मशीन मेड आ गई उसको इन्होंने बहुत तेजी दे दी। ये इसको आप बोले 251 में, हालांकि इसको आप आसानी से लिख सकते हो बट फिर भी मैंने मेंस के हिसाब से थोड़ा लिख दिया, समझाता हूँ। रेलवे के 3 इंटरेस्ट थे, 3 काम था, एक तो इकोनॉमिकल, एक पॉलिटिकल, एक मिलिट्री। तो इकोनॉमी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड इन द इनर पार्ट ऑफ द इंडिया, साथ में कलेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो उसके इसको आप पूरा अच्छे से एलोबरेट करके लिख देगा 2-4 तरीके से, मतलब इसको लाइन को थोड़ा बढ़ा देना, जो सेमेस्टर हम लोग करते हैं बिल्कुल सेम वही कहानी। साथ में अगर कुछ पॉइंट इसमें, हालांकि इन 2 पॉइंट का ऊपर वाले क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, पॉलिटिकल मिलिट्री का, लेकिन आप फिर भी इन पर लिंक जोड़ सकते हैं। कैसे कि बेटर कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वास्ट टेरिटरी, जब आपके पास कंट्रोल होगा तो ही तो आप आसानी से वहां से रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे, तो ही तो अपना सामान बेच पाएंगे, अगर पॉलिटिकल कंट्रोल होगा तो। और उसके लिए रेलवे ने बड़ा बड़ा अच्छा काम किया एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, इजीली आप जब भी जाओ अपनी पूरी आर्मी पहुंचा सकते हो, या कंट्रोल भी बड़ा इजीली हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले की तरह कि भाई मौसम खराब चल रहा है तो अभी नहीं जा सकते, जैसे कहीं पे भी कुछ ऐसा मतलब चलो कोई बाढ़ टाइप की सिचुएशन रखी है, रेलवे डेवलप होने से उस समय ट्रेन इसका सड़क वड़क का रोल था नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान हो गया। सेम यही फायदा मिलिट्री को भी मिलेगा कि आपका वॉर टाइम में अगर एकदम से कहीं पे एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया तो मिलिट्री को आसानी से आप वहां पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट है गारंटेड इंटरेस्ट, ये बता चुका मैं कि 5% कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा, वट एवर जो भी कंडीशन हो, ठीक है। साथ में इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी थे रेलवे के, कि इसने क्या करा कि इसने पूरे इंडिया को यूनिफाई कर दिया, जनरल, ब्राह्मण, एससी एसटी, मुस्लिम, सिख, सब लोग सेम टिकट खरीदे, सेम कोच में बैठ रहे हैं, तो एक यूनिफिकेशन हो गया पूरे इंडिया का। तो ये एक प्लस पॉइंट है, और ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह देख सकते हैं, साथ में 2-3 मैंने कोटेशन भी लगा दी, तो ये आप देख लीजिएगा, पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, मैं ज्यादा इस पर टाइम खराब नहीं करूंगा। क्लियर है यहाँ तक, बताइए जल्दी।